नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज आपके साथ मैं और मेरे एक खास मेहमान थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं। आप उनकी आवाज़ से पहचान जाएँगे, आदित्य आनंद जी, जो कि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को लंबे समय से जुड़ते आए हैं। एक तरह से अगर ये गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के लीगल एक्सपर्ट भी वो हैं। तो चलिए उनसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आखिर क्या है मुद्दा, उनसे क्यों जुड़ेंगे? प्रमुख बात तो ये है कि हाल के दिनों में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है कि कुछ लोगों पर माननीय न्यायालय की तरफ से कॉस्ट लगाया गया है। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट अगर एक हम सामान्य परिभाषा में कहें तो एक तरह का जुर्माना है। ठीक है? तो अभ्यर्थियों के ऊपर जुर्माना लगाया गया है, तो क्यों लगाया गया है? क्या वो परिदृश्य है? और वो एक प्रकार की शिक्षा भी है वैसे अभ्यर्थियों के लिए जिन लोगों का चयन नहीं हो रहा है या फिर विभिन्न-विभिन्न बेतुके कारणों की वजह से वो सीधे कोर्ट का रुख करना चाहते हैं। तो उन सब पे बात करेंगे लेकिन चलने से पहले आगे एक चीज़ आपको अवगत कराना चाहेंगे, एक बहुत अच्छी खबर निकल के आई है उस अभ्यर्थी के लिए जिनका कि रिज़ल्ट ही नहीं आया हुआ था। इंटरव्यू तो हुआ था लेकिन रिज़ल्ट प्रकाशन नहीं हुआ था। जबकि जो चयन का न्यूनतम अंक है उससे 11 नंबर अभ्यर्थी का स्कोर अधिक था। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल ने प्रमुखता से उस चीज़ को दिखाया था और ये केवल और केवल हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के प्रयासों से देखिए साहित्य विषय का मामला है और पहले ही जो एक अन्य भी लिस्ट जारी की गई थी जिसमें पहले तो काउंसलिंग पर रोक लगाई गई और फाइनली इनके रिजल्ट में संशोधन करते हुए इनका रिजल्ट में नाम आ चुका है देख रहे हैं और कोई नहीं वो रामानंद कुमार रमन जी हैं जिनका कि पहला ही पायदान है बीसी कैटेगरी में पहले नंबर पे इनका चयन हुआ लाजमी भी था चयन होना क्योंकि जो कट ऑफ स्कोर था न्यूनतम अभ्यर्थी का उससे 11 नंबर इनका अधिक था तो आखिरकार इनका चयन हो गया इन्हें बहुत सारी बधाई और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल द्वारा जो दिशा निर्देश आयोग को दिया जा रहा हो या फिर सुझाव दिया जा रहा हो आयोग की कमियों पर तो उम्मीद करते हैं कि आयोग उस पर जरूर काम करेगा और अगर कुछ भी ऐसे संशोधन की बातें होंगी तो आयोग उसमें अमूलचूल संशोधन जरूर लाएगा चलिए हम आदित्य आनंद जी की ओर चलते हैं आदित्य आनंद जी आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आदित्य जी जी राज, आपकी आवाज़ अच्छे से आ रही है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बड़े दिनों बाद हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे आए हैं और मेरे व्यूअर्स से जुड़ रहे हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत बिल्कुल। है। जी, धन्यवाद राज। आदित्य जी आप अवगत हैं कि अभी हाल में माननीय न्यायालय की तरफ से किसी केस में किसी तरह का कॉस्ट लगाया गया है। आपकी सुविधा के लिए वो केस मैं आपके समक्ष लेकर के आ चुका हूँ। ये केस नंबर आप देख पा रहे हैं 12707 ऑफ टू 2024 तो ये केस है। तो आदित्य जी प्लीज़ इसे थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को स्पष्टीकरण, स्पष्ट विज़न देने के लिए बताएँ कि ये क्या था मामला और आखिर इसमें क्यों इस तरह के 10,000 रुपए जो कॉस्ट की बात है, जुर्माने की बात है और ये कब का मामला है? वैसे तो इसमें भी आप डेट देख पा रहे होंगे, ये ऑर्डर कब का है? तो आदित्य जी प्लीज़ बताएँ इसके बारे में। तो राज, ये जो ऑर्डर आया है, ये कल ऑर्डर पटना हाई कोर्ट के द्वारा अपने वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। तो कल ही बहस हुई है और शायद कल ही इसका ऑर्डर भी आ गया है। कायदे से ये केस डिसमिस हो गया। मैं थोड़ा-सा इसमें ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ। मुझे लगता है ये ग्रुप ऑफ बैच ऑफ पिटिशनर्स जो थे वो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में गेस्ट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे हैं बिहार में। अब जैसा आप इनके एड्रेस में भी देख रहे हैं, सारे लोगों का के आखिरी में एड्रेस के बाद लिखा हुआ है वो जहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये लोग ये जितने बैच ऑफ पिटिशनर्स थे इन्होंने पटना हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया गया था। थोड़ा-सा बेतुका केस है ये। केस ये था कि जो एज़ पर एडवर्टाइज़मेंट सारे टीचर्स जो लोग टीचर्स ऑलरेडी टीचिंग कार्य में लगे हुए हैं, उनको प्रति वर्ष के हिसाब से 2 नंबर दिया जा रहा है। मैक्सिमम जिसका 10 नंबर हो रहा है, मतलब 5 वर्ष मैक्सिमम आपका जुड़ जाता है एपीआई स्कोर में। इनका डिमांड ये था कि वो जो 2 नंबर मिल रहा है, उसको बढ़ा के 5 कर दिया जाए और टोटल 25 नंबर हमको फाइनल स्कोर में दिया जाए। 10 नंबर की जगह 25 नंबर ताकि मेरी सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो पटना हाई कोर्ट को इस दलील में तथा इस क्लेम में कोई बेस नज़र नहीं आया और इस कारण से इनके केस को डिसमिस किया गया और साथ ही साथ सारे पिटिशनर्स के ऊपर टोटल 10,000 रुपए का कॉस्ट भी लगाया गया। जैसा आप देख सकते हैं द सेम इज़ हियरबाय डिसमिस्ड विथ अ कॉस्ट ऑफ 10,000
to be deposited before Patna High Court Legal Service Committee। तो कहने का मेरे ये मतलब है कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हमेशा हमें भी कॉल करते हैं, अप्रोच करते हैं, जो जिनका बेसलेस होता है मामला में बिल्कुल दम नहीं होता है, कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं होता है कि नहीं सर केस कर देंगे हमारा हो जाएगा। उनके लिए एक बहुत बड़ा ये लेसन है कि आप इन सब चीज़ों में लोगों के बहकावा में न्यूज़पेपर पढ़ के गलत न्यूज़ देख कर कि हाई कोर्ट ने इनको रिलीफ दिया तो हमें भी मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ख़ासकर लोगों को ये चीज़ सबसे पहले समझना होगा कि एडवर्टाइज़मेंट बनाने का काम जो है वो सरकार करती है। हाई कोर्ट अपने मन से या किसी अभ्यर्थी के कहने पे रिलीफ क्लेम करने पे उसको चेंज नहीं कर सकती। अब ऐसे कल कोई जाएगा कहेगा कि हमें 2 नंबर की जगह 10 नंबर दे दिया जाए। तो ये तो ख़ैर पॉसिबल ही नहीं है ना, ये सारी चीज़ें एक रूल ऑफ लॉ होता है उसके तहत काम की जाती है। तो ख़ैर मुझे लगता है ये केस फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन में किया गया केस है, इसलिए कॉज़ भी लगाया गया। जी, इसमें राज। सबसे हास्यास्पद बात ये है आदित्य जी, आप देख पा रहे हैं, इसमें कुल 32 हाँ, पिटिशनर्स हैं, मतलब 1-2 लोग नहीं, बिल्कुल। कुल 32 लोग, एक ग्रुप ऑफ गेस्ट टीचर्स हैं, राइट? और और सारे लोग पढ़ाते हैं विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ में बिहार में सारे लोग कार्यरत हैं, ऑब्वियस गेस्ट है, में जैसा हैं। कि आपने देखा भी यहाँ पे, सभी लोग के नाम क्या है, लास्ट में यहाँ पे विश्वविद्यालय का ज़िक्र है। ये सभी लोग किसी जी। न किसी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और सभी गेस्ट प्रोफ़ेसर ही हैं। और तो जैसा इस तरह अगर मैं गेस्ट प्रोफेसर्स से भी एक निवेदन करूँगा कि आप इस तरह के बहकावा में ना पड़ें। आप लोग की जो जॉइनिंग हुई है उसका एक सर्विस टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके तहत ही आपको गवर्न किया जाएगा। आप कोई भी कोर्ट कहीं का भी कोर्ट जो होता है वो आपका जो एडवर्टाइज़मेंट है उसको इंटरप्रेट करेगा और सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है। तो गेस्ट प्रोफेसर्स में अब मुझे नहीं पता ये किसका ब्रेन चाइल्ड था, ये आइडिया किसने दिया कि 5 मुझे लगता है ये कहीं न कहीं शायद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बिहार में मैं श्योर नहीं हूँ इसको लेके, लेकिन शायद वहाँ पे एक्सपीरियंस 25 नंबर का दिया जाता है, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में बहाली हुई थी। ओके, तो शायद उसी उससे ही प्रेरणा लेके इन लोगों ने केस किया था। तो ख़ैर अच्छा। तब वो देखिए दूसरा इसमें मामला है, 32 दूसरा लोगों द्वारा स्ट्रीम। ये शॉकिंग है, कुल 32 लोग न जाने कितने लोगों ने बिल्कुल। इसमें कितना-कितना पैसा लगाया होगा अब और ख़ैर ये तो क्या बताया जाए इन सब चीज़ों यस, पे तो बोलना ही कुछ बेकार है। हाँ। ये हम लोग कई बार से देखे आ रहे हैं राज, पिछले साल भी हमने देखा था, जब केस पेंडिंग था पटना हाई कोर्ट में तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, वहाँ भी डिसमिस हुआ था केस। उससे पहले भी एक बार केस किया गया था कि पटना हाई कोर्ट जल्दी केस को नहीं सुन रही है, तो जल्दी कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कुछ लोग, वहाँ भी केस को डिसमिस किया हाँ, गया था। आदित्य जी, तो आपने चूँकि जब सुप्रीम कोर्ट की बात छेड़ दी है और अभी आप माननीय न्यायालय पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, तो मैं थोड़ा-सा आउट ऑफ सिलेबस जा कर के कहना चाहूँगा, ये सुप्रीम कोर्ट का मसला क्या है? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसको लेकर के चिंतित हैं, उनको लगता है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया रुक जाएगी या फिर नियुक्ति प्रक्रिया में पूरी तरह से एक उथल-पुथल आ जाएगा। ब्रीफ में बताएँ कि वैसे तो कोर्ट के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि कल क्या होगा? लेकिन फिर भी ब्रीफ में अगर आप कहें तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट वाले केस का क्या भविष्य है और उसमें क्या-क्या हो सकते हैं? एक ब्रीफ में? राज, कोई भी कमेंट करने से पहले 24 सितंबर का इंतज़ार किया जाए क्योंकि कोर्ट ने 24 सितंबर को अगला डेट दिया है सुप्रीम कोर्ट में। ओके, तो उस दिन हियरिंग होने का बहुत प्रबल चांसेस है। अभी क्या हो रहा है, जो लोग एसएलपी फाइल किए हैं तो नोटिस सर्व भी नहीं हो पाया है सबको। तो नोटिस वगैरह सर्व हो रहा है और एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आई थिंक आपने अपने चैनल पे भी डिस्कस किया था कि जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे वो प्रभावित होगी सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उससे। तो बस इससे ज़्यादा अभी सुप्रीम कोर्ट के केस में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन 24 सितंबर को आप उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ऑर्डर आ सकता है या हियरिंग होगी तो पता चल जाएगा कि क्या हियरिंग हो रही है। ओके। सुप्रीम कोर्ट का रुख किस तरफ है। आदित्य जी, ठीक है, मैं थोड़ा-सा और एक आपको वो कुरेदते हुए एक लाइन और जानना चाहूँगा। क्या इसका इम्पैक्ट जो जॉइन कर चुके उन पर भी पड़ सकता है क्या? नहीं, जो जॉइन कर चुके हैं उन पे तो इम्पैक्ट इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उस दिन अपने आई थिंक 2 अगस्त के ऑर्डर में दे दिया है कि
जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो इस जजमेंट के प्रभाव में रहेगी, जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आता है उस केस से रिलेटेड। तो इसमें तो कोई मुझे नहीं लगता शंका है कि उसपे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं उन्होंने कहा है। सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ दिस केस का मतलब राज यही है कि वो जो भी जजमेंट आएगा उसका प्रभाव इस एडवर्टाइजमेंट से जितने लोग अपॉइंट हुए हैं, उन सब पे पड़ेगा। ओके। चलिए, आपने 2 न्यायिक पक्ष के बारे में बताया। एक तो ये कि किस तरह से अभ्यर्थी बेबुनियादी वाले मुद्दे को, जिसका कोई बेस नहीं है, बेसलेस इश्यूज़ को लेकर के भी कई लोग जाते हैं कोर्ट में। तो देख लीजिए इस तरह के कॉस्ट लगते हैं, और जैसा कि आपने सुप्रीम कोर्ट पर भी एक विज़न सुना सर का। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया है, उनका एपीआई स्कोर उनका मानना है कि अधिक है, और किसी को लगता है कि इसके बावजूद मुझे नहीं बुलाया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा, चूँकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मुझसे सदा इन सब चीज़ों के लिए वो बात करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। आदित्य जी, एक आखिरी प्रश्न ये होगा, ज़रा बताएँ कि क्या ऐसे अभ्यर्थी जो उनको इंटरव्यू में कहीं न कहीं नाम नहीं आया है, और उनको सेल्फ कैलकुलेशन जो है, वो ये है कि उनका एपीआई स्कोर अधिक है, तो क्या उनको कोर्ट में जाना चाहिए? राज, जैसे ऐसे अभ्यर्थी हैं, कई सारा हमने प्रीवियस केसेस भी देखा है जहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर किया इंटरव्यू करने के लिए या लेने के लिए उनका। यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब आप अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं मार्क्स का, तो आप उस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आपने जो अपना रिसर्च पेपर वगैरह सबमिट किया है, वो प्रॉपर्ली प्रोसेस्ड है, मतलब फुल पेपर उस सबमिटेड है, वो पूरा रिसर्च पेपर। इनकम्प्लीट नहीं सबमिट किया है। टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो जो कायदे से जो एडवर्टाइज़मेंट का रूल है, उसके अकॉर्डिंग किया है। फिर एमए, बीए, नेट इन सब का सर्टिफिकेट आपने क्लेम किया है रिक्रूटमेंट फॉर्म में, और साथ-साथ हार्ड कॉपी भी उसका भेजा है। और इसके बावजूद आपको लग रहा है कि आपका नाम नहीं आया है और आना चाहिए था, आपका एपीआई ज़्यादा है, कट ऑफ से ज़्यादा आ रहा है, तो आपको डेफ़िनेटली केस करना चाहिए था, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा, साहित्य सब्जेक्ट में देखा, फिलॉसफी में भी देखा, लोग आयोग से कितनी बड़ी गलती हो रही है इस तरह के बिल्कुल, मामले बिल्कुल। में। शारदा वन्ना जी का केस कह लीजिए, या फिर अजय जी। आज जिनका खैर, मैंने केस। मैं इसमें एक चीज़ ये भी कहूँगा कि कभी-कभी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ में भी जो व्यक्ति काम करते हैं, वो इंसान होते हैं। त्रुटि हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं, छूट जाता है। और अच्छी बात ये है कि इस चैनल के माध्यम से राज ने कई बार आवाज़ उठाया और उसका 2 से 3 दिन में निवारण कर लिया गया। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर मामला पता चल रहा है, तो उसको सुधार भी लिया जा रहा है। नहीं, नो डाउट इस चीज़ तो के लिए तो आयोग हाँ, धन्यवाद का पात्र है कि हायर एजुकेशन हाँ। बोर्ड चैनल ने आवाज़ उठाई और उसमें तुरंत ही आमूल-चूल संशोधन किया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आयोग का। हाँ। आदित्य जी, आपने एक लाइन छोड़ दिया, आपने सभी पहलुओं को तो बताया। एक चीज़ और, अभ्यर्थी एक्सपीरियंस को भी लेकर के देख लें कि एक्सपीरियंस में काउंटर साइन ज़रूर आपका मस्ट है, रजिस्ट्रार के द्वारा, जी, प्रिंसिपल के द्वारा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। यस। और बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, प्रिंसिपल के द्वारा अलग अलॉटेड है और रजिस्ट्रार के द्वारा अलग है, तो उसे भी नहीं माना जा रहा है। दूसरी चीज़, एक्सपीरियंस पे जिनका कई लोगों का ऐसा है कि रेफ़रेंस नंबर नहीं है। आदित्य जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कई लोगों का रेफ़रेंस नंबर नहीं है। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी के बहुत सारे प्रश्न वो सभी डायरेक्ट आपसे नहीं पूछ सकते हैं, तो कहीं न कहीं मैं उनका प्रतिनिधि बन के आपसे वो चीज़ें पूछ रहा हूँ। एक लीगल एक्सपर्ट के रूप में मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर किसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर रेफरेंस नंबर नहीं होने की वजह से उसमें 10 नंबर काट लिए गए हैं, जबकि उनका काउंटर साइन है रजिस्ट्रार के द्वारा भी, प्रिंसिपल के द्वारा भी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अब देखिए, मुझे इसमें अभ्यर्थी की तरफ से कोई खोट तो नज़र नहीं आता है कि उसने उसकी गलती से हुआ है। अगर रेफ़रेंस नंबर नहीं है, तो ये कायदे से जिस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज ने उस लेटर को इश्यू किया है, उसकी गलती होती है, बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। पे। और क्योंकि आयोग का मुझे अब ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग पूरा पेपर, मतलब आप अगर एमए, बीए सब चीज़ का सर्टिफ़िकेट ले रहे हैं, तो आप आर्टिकल में अगर किसी का एक पेपर छूट गया हो और उसने क्लेम किया, या टीचिंग एक्सपीरियंस प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं है आपके नज़र में, तो आप उसका क्यों नहीं पब्लिक फोरम पे ऑब्जेक्शन रेज़ कर रहे हैं और समय दे रहे हैं, विंडो पीरियड खोल रहे हैं अभ्यर्थी को उनके ग्रीवांसेस का रिड्रेसल कराने के लिए। तो या राज, ये पूरी तरह से जो है एक लिटिगेशन का पॉइंट है, अगर उनको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो
अब क्योंकि अब वो उनका एक फिक्स नियम है शायद कि प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए, रजिस्ट्रार का साइन होना चाहिए, डेट होना चाहिए, पत्रांक नंबर होना चाहिए, इश्यू का जो नंबर होता है वो होना चाहिए। तो अब उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, हमने तो देखा कई लोगों का उसके बावजूद नहीं एक्सेप्ट हो रहा है। तो अब इस पे तो कोर्ट मूव किया जा सकता है, कॉज ऑफ एक्शन तो आता है क्योंकि अगर आप पढ़ाए हैं तो आपको नंबर मिलना है। यूजीसी का आपको कभी-कभी क्या होता है कि कोई भी एडवर्टाइज़मेंट आता है, कोई पॉइंट उसमें दिया गया है तो उसका ऑब्जेक्ट देखा जाता है कि क्या मतलब मंशा रहा होगा इसको ऐड करने का। तो किसी भी अभ्यर्थी को टीचिंग एक्सपीरियंस का नंबर देने का यही मतलब है कि ऐसे शिक्षक आएँ जिनको सच में एक्सटेंसिव टीचिंग एक्सपीरियंस का अनुभव मतलब पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। तो अब मान लीजिए किसी का अनुभव है, अब उसको एक सिग्नेचर और किसी डेट के वजह से उसका मार्क्स ना मिले, तो मुझे ये न्याय संगत नहीं लगता। ये मेरा लेकिन पर्सनल ओपिनियन है, ओके। इससे लोग डिफर भी कर सकते हैं। ओके। जी। एक चीज़ और आदित्य जी, एक्सपीरियंस की जब बात चल रही है, देखिए अभी हाल के दिनों में मेरे किसी व्यूअर ने ऑस्ट्रिया से फ़ोन किया था, और अन्य अभ्यर्थी कोई ग्रेट ब्रिटेन से फ़ोन कर रहा है, कोई यूएस से फ़ोन कर रहा है। ये लोग की कंडीशन ये है कि ये लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और अन्य-अन्य जगहों पर ये लोग पोस्ट डॉक्टोरल कर रहे हैं। तो वहाँ पे रजिस्ट्रार जैसे पद होते नहीं हैं, और आयोग ने एक ऐसा गाइडलाइन बना रखा है कि हम एक्सपीरियंस बस उसी उसी को मानेंगे जिस पे रजिस्ट्रार का काउंटर साइन हो। अब उन लोगों के पास रजिस्ट्रार, वहाँ पे ऐसा कोई पद ही नहीं होता है रजिस्ट्रार, वहाँ पे हेड और ऐसा कुछ जो भी करके इंस्टीट्यूशन हेड या इस तरह के कोई पद होते होंगे, लेकिन रजिस्ट्रार वहाँ पे नहीं होता है। तो ऐसे केस में उन अभ्यर्थियों के संग तो बहुत अनजस्टिस है, खासकर विशेष रूप में साइंस सब्जेक्ट में, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, अन्य विषयों में। तो उनको क्या उनका कोई लीगल राइट बनता है? आपको क्या लगता है? जी, मेरे नज़र में तो उनका लीगल राइट बनता है, क्योंकि कहीं न कहीं आयोग ने कभी ये जारी नहीं किया कि वो ऐसे कैंडिडेट का क्या करेंगे जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस बाहर के यूनिवर्सिटीज़ का है या जहाँ रजिस्ट्रार नहीं होते हैं। तो उसको लेकर भी कायदे से एक व जो है एडवर्टाइज़मेंट में क्लॉज़ होना चाहिए था और नहीं भी है तो उसको लेके एक मीटिंग करके इस चीज़ को पब्लिक नोटिस की तरह जारी किया जाए कि उनका किस पैरामीटर पे टीचिंग एक्सपीरियंस का जाँच होगा। जैसे हमने देखा है पीएचडी के केसेज़ में भी ऐसे होते हैं बाहर से पीएचडी, तो उसको लेके आयोग ने अपने जो एडवर्टाइज़मेंट है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये यूनिवर्सिटीज़ है, शायद आप देखिएगा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से जिन लोगों ने पीएचडी किया है, उसको लेके रूल है। तो उसी के मतलब तर्ज पे कहीं न कहीं टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए भी इनको एक नियम बनाना चाहिए था या बनाना चाहिए, अभी भी समय है, बनाना चाहिए और उसके बाद जो है अ रिक्रूटमेंट का मतलब प्रोसेस को आगे बढ़ाएँ। ओके। क्योंकि आप कई सारे अच्छे कैंडिडेट्स ऐसे जो लोग बाहर से जिनका एक्सपीरियंस रहा है, वो सेलेक्ट ही नहीं हो पाएँगे। आप अगर बिल्कुल, इतना बिल्कुल। रिजिड रूल बनाएँगे कि रजिस्ट्रार का साइन चाहिए। जी, ये मेरा क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो इसको कोई भी लीगल ओपिनियन ना ले, यहाँ पे लीगल ओपिनियन नहीं दिया जाता है, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत राय है। ओके, बिल्कुल आप तो जी। कोर्ट है नहीं, आप तो ठीक है, अभ्यर्थियों की तरफ से क्या किया जा सकता है वो बता रहे हैं। आदित्य जी, एक और टेक्निकल ग्लिचेज़ है, जैसे है क्या कि साइंस वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनके रिसर्च पेपर अमूमन ऑनलाइन हैं, और वो लोग किए क्या हैं कि वो लोग सिंगल पेज अपलोड किए हैं, कोई कवर पेज केवल अपलोड किया है और एब्स्ट्रैक्ट वाला पेज अपलोड किया है, फुल पेपर नहीं अपलोड किए हैं। तो ऐसे में उनके रिसर्च पेपर नंबर काट लिए जा रहे हैं, और वो ऑनलाइन पेपर हैं, राइट? उन सारे अभ्यर्थियों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप जाकर एक बार रिप्रेजेंटेशन देकर देखें आयोग में, क्योंकि उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप जाके देकर देखें और इन केस नहीं होता है तो आप माननीय न्यायालय की तरफ मूव करें। क्योंकि अब आपने फिर वही बात है, अगर आपने पेपर लिखा है, पेपर पब्लिश है, तो आपको नंबर मिलना चाहिए। यस। अब पेपर नहीं होना, लिंक नहीं खुलना, ये सब रीज़न नहीं होना चाहिए किसी को अ, नंबर ना देने का। तो मुझे यही लगता है कि नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि या तो इन सारे अभ्यर्थियों को एक मौका दिया जाए कि या तो वो दोबारा सारा पेपर भेज दें। क्योंकि इस चीज़ को लेके खैर एडवर्टाइज़मेंट में बहुत बार मेंशन था कि आप अपना पूरा पेपर अपलोड करें, बेस्ट पेपर अपलोड करें। अगर आप
क्लॉज़ भी देखेंगे। तो बिल्कुल, बिल्कुल। खैर इस मामले पे तो मैं आयोग या एडवर्टाइज़मेंट में कोई गलती नहीं है। यस, अब यस। ये गलती तो अभ्यर्थी की तरफ से हुई है। तो बिल्कुल, ये मुझे भी लगता है कि उनको एटलीस्ट कम हाँ, से कम फुल पेपर अपलोड करना चाहिए था। अपलोड करना चाहिए। यस, यस। हाँ, तो और ठीक आप राज क्योंकि रिसर्च से जुड़े हुए हैं, आपको भी पता है पेपर का मतलब जो आपका एब्स्ट्रैक्ट से लेकर रेफरेंस तक, वो पूरा मतलब पेपर होता है, एक पेपर, कहीं पे भी। यस, यस। अदरवाइज़ वो एक ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। ओके, आदित्य जी आपने हायर एजुकेशन वॉर चैनल पे जुड़ करके बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन की दुविधा दूर की और एक विज़न एटलीस्ट दिया कि वो किन-किन चीज़ों को लेकर के लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अगर जाना भी चाहें तो वो जा सकते हैं, ठीक है? ऐसे तो सबके अपने-अपने पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी जो मूलतः जो अधिकतम कॉमन इश्यू निकल के आ रहे हैं, उन पर आपने एक विज़न दिया, ठीक है? आदित्य जी इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और एक चीज़ और आपसे निवेदन करना चाहेंगे देखिए आज के समय में है क्या कि माननीय कोर्ट में भी बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हैं मैं नाम तो नहीं लूँगा और एडवोकेट की ही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इसलिए आपसे एक और निवेदन है कि आप इस चीज़ को अनदर वे में ना लीजिएगा। देखिए, बहुत सारे एडवोकेट ऐसे हैं कि वहाँ पर केवल इसलिए वकालत कर रहे हैं कि बस उनको किसी भी तरह से बस पैसे कमाने हैं, अर्न करने हैं, वो अभ्यर्थियों को बरगला के या चाहे जिस भी रूप में। तो उनका राइट अब क्या है? अगर इस मैटर की बात करें जिसमें कॉस्ट लगा हुआ है आज ही के दिनों में, ये बिल्कुल अनएथिकल है। आप 5 नंबर की माँग किस आधार पे कर सकते हैं भाई? और यहाँ पे देखिए वही चीज़ हुआ कॉस्ट लगा। अगर आप जैसे कोई समझदार वकील होते, तो अभ्यर्थी को शुरू में ही बोल देते ना कि आप ऐसे केस को लेकर के क्यों जा रहे हैं जिसमें कि हारना तय है या फिर कॉस्ट लग सकता है। केस वैसे इश्यूज़ को लेकर के किया जा सकता है जहाँ पे थोड़ी बहुत संभावनाएँ बची हैं। पलड़ा उधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है। ठीक है? यहाँ पे तो शुरू से ही हम जैसों को भी प्रथम दृष्टया लग रहा है, प्राइमा फेसी लग रहा है कि यहाँ पे आप 5 नंबर किस आधार पे माँग रहे हैं? क्या एफ़िलिएटेड कॉलेज ने कम अपना श्रम किया है क्या? एफ़िलिएटेड कॉलेज वालों ने भी तो श्रम किया है। वो तो बहुत पहले से, वो तो 1998, 99, 95 से पढ़ा रहे हैं। क्या उनके श्रम में किसी तरह की कमी है? तो ये एक पहलुओं को बहुत बारीकी से समझा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी पहलू को समझ पाए होंगे। आपको एक लीगल विज़न भी मिला होगा कि किन इश्यूज़ को लेकर के आपको कोर्ट में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि आपको सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ आई होंगी। आप चैनल पे आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडियो समझ है अगर पसंद हो तो इसे लाइक भी करें, कहीं न कहीं मेरा भी मोटिवेशन लेवल बना रहता है। और अगर चाहते हैं कि अपकमिंग डेज़ में ऐसे ही कुछ वीडियोज़ जल्द से जल्द उपलब्ध हों, तो आप कमेंट में नेक्स्ट ज़रूर लिखा करें। नेक्स्ट एंड अंडरस्टूड ताकि मुझे भी समझ आती है कि आपको चीज़ें समझ तो आ रही हैं ना। आदित्य जी, आप चैनल पे आखिर तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आदित्य जी। जी, जी, धन्यवाद राज।